हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया साथियों। और इसके अंदर साथियों आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 है। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,522 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसे दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी स्वयं आवेदक की गलत असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यही बात है कि साथियों, आपको पहले आवेदन करते समय ही ध्यान में रखना है कि कोई गलती नहीं करना। उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन के नहीं भरे जाएंगे इसमें, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरांत ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल है साथियों rssb.rajasthan.gov.in पर, इसमें आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा आप एसएसओ पोर्टल से भी इसको लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप G2C में ओके करना है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है और उसके बाद में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में साथियों आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सारी बातें OTR से संबंधित है साथियों। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करेगा। एक तो मूल प्रमाण पत्र विकल्प, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। उसके पश्चात फिक्स बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्रों मूल प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा है डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प आएगा। इसमें अभ्यर्थी अपनी 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व जिस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर, आप यहाँ देख सकते हो साथियों, यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है।
तो यही बात है साथियों, यहाँ पे आ गया सत्यापन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR से दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्ट की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखना आपको कि कहने का मतलब यही है साथियों कि फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थियों को एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी आपको इसमें एक बार ही आपको शुल्क जमा कराना है, बार बार आपको अन्य दूसरे पोर्टल पे जाके आप शुल्क कटवा रहे हो या कुछ ऐसा फर्जीवाड़े के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके। यह भी कि ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो ये सारी तो सत्यापन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको जो आवेदन की जो अंतिम दिनांक है उससे पूर्व ही आपको कर लेना है। कहने मतलब लास्ट डेट के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ही ईमेल ID दर्ज करे तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदले। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पर्सनल ईमेल ID है और पर्सनल मोबाइल नंबर है वही आपको दर्ज करना है इस फॉर्म में। आवेदक अपनी स्वयं के SSO ID से भी आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। यानी आपको खुद की SSO ID पहले बनवानी है, उसके बाद में ही आपको यह करवाना है। खुद की SSO ID होगी तभी उसमें OTR करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये आवेदन प्रक्रिया कर पाओगे। अगला 5वां पॉइंट है साथियों, आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। यानी आपको पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID आपको नहीं मिली है तो आपको ये नहीं समझना है कि हमारा एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। तो आपको एप्लीकेशन ID ज़रूर मिलनी चाहिए तभी उसको सबमिट माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हो, लास्ट डेट भी निकल गई, फिर आप ऑफलाइन का इंतज़ार कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई होंगे और इसमें ऑफलाइन की कोई भी प्रक्रिया नहीं है साथियों। तो आप ऑफलाइन के चक्कर में ना रहिएगा और समय रहते ही आपको इसमें जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपको आवेदन कर देना है। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ये मित्र हेल्पलाइन नंबर है 0141221424 एवं 2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0294305754 पर संपर्क करें। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का मतलब 181 पे आपको शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। 90 पॉइंट में यह साफ लिखा गया है। यहाँ देख लीजिए साथियों 90वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है साथियों इसमें कि समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर rssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित सूचित की जाएगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहिए।
अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2024 जो 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। अब देखो इसके अंदर जो फीस है वो क्या फीस रखी गई है। सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 700 रुपये देना पड़ेगा साथियों उनको। ओके, खग में दिया गया कि राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये इसके आवेदन फीस रखी गई है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है उनके लिए भी। तो आपको ध्यान रखना है फीस 700 और 400 का ही आंकड़ा है। अगला नोट लगाकर यहाँ पे कुछ बताया गया है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। कहने का मतलब जो अनुसूचित SC/ST के जो लोग हैं उनको राजस्थान वालों को ही फ़ायदा मिलेगा, बाहर के लोगों को उनको जनरल के समान माना जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। कहने मतलब जिन्होंने OTR में पहले ही फीस जमा करवा रखी है तो उनको वापस ये 400 रुपये 700 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले OTR रखा तो उनका फ्री में हो जाएगा साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्नानुसार है। यह आरक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा साथियों। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु भी इनके अंदर यहाँ पे बताया गया है। अब वेतनमान के बारे में बात कर लेते हैं, कितना वेतन रहने वाला है। राज्य सरकार द्वारा 5 पॉइंट है साथियों। यहाँ पे देखिए वेतनमान। ओके, चतुर्थ श्रेणी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 देय परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। साथ ही वेतनमान के अनुसार ये इसमें सैलरी मिलने वाली है। छठा पॉइंट है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। ये बहुत ज़रूरी साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पात्रता क्या है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इस नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। तो इसके अंदर तीनों ही बातें इसमें बता दी गई है। बहुत विस्तृत है। इसके अंदर आपको आयु के बारे में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों। आयु के बारे में आपको पता रहना है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का के इसमें 18 से 40 एज रखी गई है और 1 जनवरी 2026 से ये कहना मतलब आवेदक 1 जनवरी 2026 को
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये आपको ध्यान रखना है, और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ओके। नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम आयु की गणना की जाती है। अतः आवेदक की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2026 से आयु की गणना की जाएगी साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर पेंशन भी, क्या अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो क्या इसमें पेंशन मिलेगी। तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएंगे साथियों, कोई डाक के द्वारा नहीं आएगा। यहाँ पे साफ बताया गया 13 नंबर पॉइंट के अंदर कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के बारे में यहाँ पे साफ लिखा गया है कि कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना है साथियों। है यहाँ पर एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1/6/2022 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु 2 से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके संतानों की उस संख्या में जो 1 जून 2002 को है बढ़ोतरी नहीं होती है। तो जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है, किंतु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए संतानों को एक इकाई समझा जाएगा। कहने का मतलब एक बार के अंदर कोई जुड़वा हो जाता है, कोई 3 हो जाता है, तो उसको ऐसा है कि इसके अंदर एक ही माना जाएगा साथियों उसमें, तो उसको 2-3 संतानें ऐसा नहीं माना जाएगा। तो उसको एक बार में अगर किसी के 2 जुड़वे हो गए तो उसको एक ही संतान माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है साथियों। किसी अभ्यर्थी के संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुए हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो, ये भी बात सही है साथियों। तो ऐसी छोटी मोटी बातें बहुत सारी लिखी गई है इसके अंदर। आवेदन कैसे करें ये आपको बता दिया साथियों। अब फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के दिशा निर्देश। कहने मतलब आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। आवेदन करने के समय 1 महीने से पुरानी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है साथियों। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें, यानी कोई फ़िल्टर विल्टर लगा करके बहुत अच्छी फ़ोटो बना करके फिर वो वाली फ़ोटो अपलोड नहीं करना। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, यानी सेंटर में होना चाहिए उसका चेहरा। ऐसा नहीं है एक कान कटा हुआ है और एक दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेंटर में फ़ोटो होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ये सभी मित्र वाले कर देंगे साथियों आपकी कुछ
ये सब आपके जो साइज़ वाइज़ है वो सब आपका है ना, मतलब आपको फॉर्म ई मित्र वाले से या सीएससी से भरवाना है, ये ध्यान रखना। हस्ताक्षर की साइज़ वाइज़ सब बता रखे हैं। 7 सेमी चौड़ाई और 2 सेमी ऊंचाई के साथ आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइल का आकार 20 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार साथियों 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलो साथियों, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा स्कीम या पाठ्यक्रम है उसके बारे में। सामान्य हिंदी के अंदर साथियों आपके जो अनुमानित प्रश्न संख्या है, प्रश्न 120 है इसके अंदर। तो अब किस हिसाब से आ रहे हैं? सामान्य हिंदी के आएंगे आपके 30, सामान्य अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान 50 आएंगे इसमें। सामान्य ज्ञान में आप यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब ये जो 50 दे रखे हैं सामान्य ज्ञान के, ये सब आ गए इसके अंदर। सामान्य ज्ञान में क्या आ रहा है? आप एक तो आपके भूगोल आ रही है, एक क्या आ रहा है भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान की आएगी, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये भी आपको ध्यान रखना है, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित। ये सामान्य ज्ञान के अंदर तो बेसिक कंप्यूटर तक है। और आपका चौथा पॉइंट है इसके अंदर सामान्य गणित, यानी रीजनिंग सब इसके अंदर आ जाएगी। जो आपके औसत है वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। तो ये आपका रहने वाला है। पेपर का जो समय है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का पेपर है साथियों, 2 घंटे का पेपर है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा भूगोल में से क्या आएगा, राजस्थान में से। तो आप कह दोगे तो सिलेबस का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा साथियों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथियों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो चाहे लाइक करो या मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ साथियों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।